नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक हैं। जब भी नेपाल को भारत की आवश्यकता हुई है तो भारत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चाहे मैं बात करूं कुछ समय पहले आए हुए नेपाल के अंदर अर्थक्वेक की, तब भी भारत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और नेपाल के अंदर बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें भारत ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट किया है। तो भारत हमेशा से ही नेपाल के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए है। आजकल भारत की यात्रा पर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड आए हुए हैं और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की है कि प्रधानमंत्री जी, आप नेपाल के एयरपोर्ट्स के लिए भारत के हवाई मार्ग को ओपन कर दीजिए। लेकिन भारत की ओर से ये रिजेक्ट कर दिया गया है, जिस बात से नेपाल नाराज है। आखिरकार ये मामला, ये माजरा है क्या, इस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, नेपाल के अंदर दो एयरपोर्ट्स का निर्माण किया गया, एक पोखरा एयरपोर्ट्स, एक भैरवारा एयरपोर्ट्स। इन दो एयरपोर्ट्स का निर्माण किया गया। ठीक है, हमारे लिए तो अच्छा है भाई, पड़ोसी देश अगर तरक्की कर रहा है तो इसमें हमको क्या बुरा लगेगा, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए चिंता की बात यह है कि इन दोनों एयरपोर्ट्स का निर्माण चाइना ने किया है। यानी कि इन एयरपोर्ट्स के निर्माण के लिए जो पैसा और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वो चाइना के द्वारा किया गया है। और आपको पता है चाइना और भारत का 36 का आंकड़ा चलता है। चाइना ने इन दोनों एयरपोर्ट्स का निर्माण वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत किया है। आखिरकार ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। आपने पुरानी सिल्क रोड के का नाम जरूर सुना होगा, उसके बारे में जरूर सुना होगा। उस रोड के माध्यम से दुनिया को एक किया जाता था। इसी के तहत वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव लेके आया चाइना, जिसके तहत रेल मार्ग के माध्यम से और सड़क मार्ग के माध्यम से यूरोप, एशिया और आपके अफ्रीकन कंट्रीज को एक करना चाहता है चाइना। मतलब एक तरीके से पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है चाइना। अब इसी इनिशिएटिव के तहत इन दोनों एयरपोर्ट्स का निर्माण किया गया। जब इनका निर्माण किया जा रहा था तो भारत ने साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर मना किया था नेपाल से कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इससे भारत को खतरा है, क्योंकि चाइना बहुत नजदीक आ जाएगा भारत के। अब नेपाल में एंट्री हो गई। अब ये जो पैसा दिया गया है इन एयरपोर्ट्स के निर्माण करने के लिए नेपाल को चाइना के द्वारा, तो धर्मदान तो है नहीं। चाइना मुफ्त में तो किसी को कुछ देता नहीं है। अब चाइना ने जो पैसा दिया है वो पैसा एक दिन प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है नेपाल को विद इंटरेस्ट। अब नेपाल को भारत ने कहा कि भैया देख लीजिए आप, श्रीलंका का क्या हाल हुआ है और पाकिस्तान का क्या हाल हुआ। श्रीलंका को भी इसी तरीके से पैसा दिया गया था चाइना की ओर से, बाद में वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाए तो हम्बनटोटा पोर्ट पे कब्जा कर लिया। तो ऐसा ना हो कि ये दोनों एयरपोर्ट्स जो आप बनवा रहे हैं चाइना से, इसका पैसा वापस ही ना कर पाए और एक दिन ये किसके, चाइना के दोनों एयरपोर्ट हो जाए और इससे भारत को खतरा होगा। भारत की जो बॉर्डर एरिया उन पे बहुत ज्यादा खतरा मंडरा जाएगा। तो अब ऐसा ना करें। लेकिन इस बात को रिजेक्ट कर दिया उस समय नेपाल ने, बिल्कुल नहीं सुनी भारत की और फाइनली चाइना को ठेका दे दिया, चाइना से पैसा ले लिया, चाइना की टेक्नोलॉजी ले ली और इन दोनों एयरपोर्ट्स का निर्माण कर दिया। अब मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि क्या ये उस समय के जो करता धरता थे नेपाल के, वो मूर्ख थे कि उन्हें ये पता नहीं कि भैया एयरपोर्ट्स तो बन गया, लेकिन एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ते हैं और उड़ने के लिए हवाई मार्ग की आवश्यकता है। और नेपाल का लगभग 50% से ज्यादा का हिस्सा 50% से ज्यादा का हिस्सा इंडिया से लगा हुआ है। तो कोई भी अगर फ्लाइट उड़ेगी, ऊपर को जाएगी, तो वो इंडिया के ऊपर से ही जाएगी, इंडिया का हवाई मार्ग का ही इस्तेमाल करेगी। अब ऐसे में भारत ने कह दिया कि हम अपने हवाई मार्ग का आपको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने देंगे। अब नेपाल के प्रधानमंत्री आए हैं प्रचंड साहब, उन्होंने कहा कि आप अपना हवाई मार्ग हमें इस्तेमाल करने के लिए दे दीजिए। भारत ने कहा कि हम ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करने देंगे, क्योंकि इससे हमारी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह आ जाता है, हम आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगे। तो इस बात से नेपाल नाराज है। कहा कि आप एक तो बोलते हो कि आपके और हमारे संबंध घनिष्ठ हैं, तो भारत ने कहा उस समय संबंध कहां गए जब आपने चाइना से मदद मांगी, चाइना से इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा, चाइना से एयरपोर्ट्स बनवाया। ये एयरपोर्ट्स हम भी बना सकते थे, हमारी कंपनी भी बना सकती थी, लेकिन आपने हमें रिजेक्ट कर दिया। प्रचंड साहब ने कहा कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, ये रोल पुरानी सरकारों के द्वारा किया गया है। अभी पुरानी सरकारों का क्या रोल है तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इन जनाब को आप जानते होंगे, केपी शर्मा ओली, इनका बड़ा नाम रहा है कि चाइना की कोई महिला
थी, ब्यूरोक्रेट्स थी, उनके साथ भी इनका बड़ा संबंध सुनने में आया था। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। तो केपी शर्मा ओली रहे हैं, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं नेपाल के, और आजकल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके लीडर भी रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेपाल के अंदर पहले राजतंत्र था, लेकिन कुछ समय के बाद उस देश के अंदर भी प्रजातंत्र आया। तो उस देश जब राजतंत्र चला करता था तो उस समय जो हथियारों के बड़े बड़े सौदागर थे, तो जैसे प्रजातंत्र आया तो वो हथियारों के सौदागर नेता बन गए, और उन नेताओं का झुकाव कम्युनिज्म की ओर था, तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण किया। तो ये केपी शर्मा ओली चाइना के अंदर जो मुख्य कम्युनिस्ट पार्टी है उसके कर्ता धर्ता है। अब इन जनाब का झुकाव था किसकी ओर? चाइना की ओर, क्योंकि कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे थे। अब होता क्या है, भारत के लाख रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी इन्होंने भारत की एक ना मानी और जाके जुड़ गए किससे? चाइना से, और चाइना के पैसे का इस्तेमाल करके इन दोनों एयरपोर्ट्स का निर्माण कर दिया नेपाल के अंदर। अब निर्माण तो हो गया, लेकिन इन मूर्ख जनाब को, साहब को कौन समझाए कि भैया हवाई जहाज उड़ेंगे कहां से? उनको उड़ने के लिए एक रास्ता चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जरा पीछे चलते हैं इस मैप में हम, तो यहां देखिए, यहां पर पूरा हिमालय रीजन है। अब इस हिमालय रीजन में, यहां पे हिमालय रीजन है, ये दोनों एयरपोर्ट इस जगह है, यहां से हिमालय को क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है। अब मैंने आपको बताया कि भारत से बड़ा चौड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है नेपाल का, तो जो भी फ्लाइट उड़ेंगी वो इसी एरिया से जाएंगी। अगर पूरे साउथ एशियन नेशंस में भी जाए तो भी भारत का ही हवाई मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा, अरब देशों में जाए तो भी भारत के हवाई मार्ग का इस्तेमाल किया जाए। तो ये दोनों एयरपोर्ट्स बंद पड़े हैं। कुछ एक दो फ्लाइट्स यहां से डेली बेसिस पर उड़ रही हैं, अदरवाइज मैक्सिमम ये बंद पड़ा है। तो अब समझिए, नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री से कहा कि प्रधानमंत्री जी, इन एयरपोर्ट्स का ना चलने की वजह से जो पैसा हमने चाइना से उधार लिया है उसकी हम किस्तें भी नहीं चुका पा रहे, इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहे। तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, यह बात हमने आपसे पहले ही कहा था कि चाइना ने आपको लोन इसी मकसद से दिया कि वो आप पर कब्जा कर ले। हो सकता है कि आपका भी वही हाल हो जो हाल श्रीलंका और पाकिस्तान का हुआ है। खैर अभी तो भारत ने स्पष्ट तौर से मना कर दिया कि हम आपको अपने हवाई मार्ग का इस्तेमाल बिल्कुल भी कतई नहीं करने देंगे। लेकिन देखते हैं कि भारत आने वाले समय में क्या एक्शन लेता है इस पे, क्योंकि आखिरकार भारत का मानना ऐसा है कि नेपाल है तो अपना ही। तो देखते हैं प्रधानमंत्री या भारत के ब्यूरोक्रेट्स क्या है इस पे डिसीजन लेते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो आप तक पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग दोस्तों जो यूपीएससी के बेस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो से कलेक्शन है। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिविजन होता रहे। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे मॉक टेस्ट की फैसिलिटी और स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर दोस्तों मैं सुपर कोचिंग में यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी के 30 से ज्यादा कोर्सेज हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल हैं। जीएस में 6 कोर्स हैं, ऑप्शनल में 11 कोर्स हैं, सीसेट में 6 कोर्स हैं। अब बात कर लेते हैं सुपर टीचर्स जिनकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको सुपर कोचिंग के सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड की जाएगी। ये वो टीचर्स हैं जो यूपीएससी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई सुपर कोचिंग का जो 12 मंथ्स का यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी फीस कितनी है? तो उसकी फीस है दोस्तों 39,999 रुपए। हाँ, इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा इस्तेमाल करते हैं तो आपको तुरंत 10,000 का डिस्काउंट, छूट या रियायत मिलेगी और आपकी फीस हो जाएगी 29,999 रुपए। इस फीस को आप कंपेयर करते हैं किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग से तो उसके रिस्पेक्ट में फीस बहुत ही कम है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब्सक्रिप्शन को कैसे लिया जाए, तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए और आप सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और जो आपके सपने हैं उनको आप पा सकते हैं यूपीएससी में सिलेक्ट होने का। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी मेरी नई वीडियो आती है। नमस्कार, जय हिंद।